जब दुनिया बॉर्डर पार इंडिया के रीसेंट मिसाइल हमले के बाद के हालात को देख रही है, जो कश्मीर में हुए आतंकी हमले का बदला था। एक खामोश लड़ाई लंबे टाइम से चल रही है और साथ ही साथ एक इकोनॉमिक लड़ाई भी। आज के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी आज कहाँ खड़ी है और बढ़ते तनाव के बीच फ्यूचर में कहाँ रहेगी, उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जीडीपी साइज। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी बड़ी है। 2024 में इंडिया की नाम मात्र जीडीपी लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो पाकिस्तान के 375 बिलियन डॉलर से लगभग 10 गुना ज़्यादा है। ये बड़ा अंतर हर राष्ट्र में इकोनॉमी एक्टिविटी के पैमाने को शो करता है। ज़रा कल्पना कीजिए ना कि इंडिया और पाकिस्तान दो बड़े मार्केट्स हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा और बिजी मार्केट है, जहां हर तरह के गुड्स और सर्विसेज की बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होती है। इसकी तुलना में पाकिस्तान भी एक मार्केट है, लेकिन ये साइज में काफ़ी छोटा है और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ कंपैरेटिवली कम है इंडिया से। ठीक इसी तरह जीडीपी किसी देश में एक साल के दौरान प्रोड्यूस्ड सभी गुड्स और सर्विसेज की कुल वैल्यू होती है। इंडिया की 3.9 ट्रिलियन की जीडीपी ये शो करती है कि इंडिया में एक साल में पाकिस्तान की तुलना में लगभग 10 गुना ज़्यादा वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ये अंदर दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी का साइज पाकिस्तान की इकोनॉमी से कितना बड़ा है और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ कितनी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ रेट। अभी की कीमतों पर अरबों अमेरिकी डॉलर में जीडीपी के आंकड़े इंडिया की इकोनॉमिक साइज और ग्लोबल रेलिवेंस में एक तेज ग्रोथ दिखाते हैं। साल 2000 में इंडिया का जीडीपी 468 बिलियन डॉलर था, जो ग्लोबल जीडीपी में 1.37% का योगदान देता था। दूसरी ओर पाकिस्तान का जीडीपी साल 2000 में 99 बिलियन डॉलर था और ग्लोबल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी साल 2000 में 0.29% थी। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने लगातार पाकिस्तान की तुलना में हाई जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई है। 2015 और 2025 के बीच इंडिया की एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 6.08% थी, जबकि इसी ड्यूरेशन के दौरान पाकिस्तान की एवरेज रेट लगभग 3.43% रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 6.5% रहेगी, जबकि पाकिस्तान की एस्टिमेटेड रेट 3.2% है। इंडिया का जीडीपी 2014 में 2039 बिलियन डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2024 में 3909 बिलियन डॉलर हो गया, जो 92% की ग्रोथ को शो करता है। इसी के अकॉर्डिंग ग्लोबल जीडीपी में इंडिया की हिस्सेदारी 2.55% से बढ़कर 3.54% हो गई थी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक मजबूत भूमिका का संकेत देती है। इसी के उलट पाकिस्तान का जीडीपी इस ड्यूरेशन में 271 बिलियन डॉलर से बढ़कर 373 बिलियन डॉलर हो गया था, जो 37% की ग्रोथ को शो करता है। हालांकि ग्लोबल हिस्सेदारी में इसकी रेट 0.34% पर अनचेंज रही। ग्लोबल जीडीपी उस डिकेड के दौरान 38% से बढ़कर 2024 में 110.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। इस प्रकार इंडिया की ग्रोथ ग्लोबल एवरेज से काफ़ी आगे निकल गई, जबकि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सेम ही रही। 2015 और 2025 के बीच इंडिया ने 6.08% की एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की, जो तीनों में सबसे ज़्यादा है। के कारण 2020 में भारी कॉन्ट्रैक्शन -5.8% के बाद भी इंडिया ने 2021 में 9.7%, 2022 में 7.6% और 2023 में 9.2% की ग्रोथ रेट के साथ मजबूती से बाउंस बैक किया। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी ने इसी ड्यूरेशन में एवरेज केवल 3.43% की ग्रोथ के साथ ज़्यादा अनस्टेबल और वीक परफॉर्म किया। इसे 2020 में कॉन्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ा और 2023 में नेगेटिव ग्रोथ रेट -0.2% भी दर्ज की गई। इस ड्यूरेशन के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमी 3.11% के एवरेज रेट से बढ़ी, जिससे इंडिया ग्लोबल ट्रेंड से काफ़ी ऊपर रहा। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है जीडीपी पर कैपिटा।
ऐसे टाइम में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस एक बार फिर ग्लोबल हेडलाइंस में है, दोनों देशों के बीच की इकोनॉमी पहले कभी इतनी चौड़ी नहीं हुई थी। मतलब इन दोनों देशों की इकोनॉमी के बीच में पहले इतना बड़ा गैप नहीं आया था। पिछले 2 डेकेड्स में इंडिया का इकोनॉमिक राइज बहुत तेज रहा, जिसने न केवल पाकिस्तान को बल्कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और पर पर्सन इनकम जैसे की इंडिकेटर्स में ग्लोबल एवरेज को भी पीछे छोड़ दिया। हम बार बार ग्लोबल एवरेज की बात कर रहे हैं। ग्लोबल एवरेज मतलब सारे वर्ल्ड का जो एवरेज निकलता है उन सब से इंडिया आगे रहा। हालांकि 2000 डिकेड की शुरुआत में पाकिस्तान की पर पर्सन जीडीपी $733 थी और इंडिया की $442। 2014 में $1560 से बढ़कर 2024 तक इंडिया की पर पर्सन जीडीपी $2711 हो गई, जो पिछले 10 सालों में 74% की ग्रोथ, 74% की ग्रोथ शो करती है। इसी के उलट पाकिस्तान की पर पर्सन जीडीपी साल 2014 में $1424 से शुरू होकर ये 2024 में केवल $1581 तक बढ़ी। इस ड्यूरेशन में मामूली 11% की ग्रोथ हुई है। इसी दौरान ग्लोबल एवरेज पर पर्सन जीडीपी भी बढ़ी। 2014 में $11,120 से 2024 में $13,933 तक, जो पिछले डिकेड में 24% की ग्रोथ शो करती है। ये कंपैरिजन शो करता है कि इंडिया ने न केवल पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ दिया है, बल्कि पर पर्सन इनकम ग्रोथ के मामले में ग्लोबल एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म किया है। मान लीजिए 2 छोटे गांव हैं, इंडिया गांव और पाकिस्तान गांव। इंडिया गांव में 10 लोग रहते हैं और गांव की टोटल एनुअल इनकम $27,110 है। इसीलिए इंडिया गांव की पर पर्सन एवरेज इनकम 27,110 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू $2,711 है। वहीं पाकिस्तान गांव में भी 10 लोग रहते हैं, लेकिन गांव की टोटल एनुअल इनकम $15,810 है। इसीलिए पर पर्सन एवरेज इनकम $15,810 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू $1581 है। इससे पता चलता है कि भले ही दोनों गांव में सेम नंबर के लोग हों, लेकिन इंडिया गांव में पर पर्सन एवरेज से ज्यादा कमाता है। ये इसीलिए है क्योंकि गांव की टोटल इनकम ज्यादा है। इसी तरह फिगर बताते हैं कि 2024 में इंडिया में पर पर्सन की एवरेज इनकम आउटपुट पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा थी। इसका मतलब है कि इंडिया में लोगों की लाइफस्टाइल एवरेज पाकिस्तान के लोगों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि उनके पास खर्च करने और सेव करने के लिए ज्यादा पैसे हैं। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंडिया के पास पाकिस्तान की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है। अप्रैल 2025 तक इंडिया का रिजर्व $688 बिलियन से ज्यादा था, जो बाहरी आर्थिक झटकों के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड करता है। इसके उलट मार्च 2025 में पाकिस्तान का लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $16 बिलियन का था, जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए बहुत कम कैपेबिलिटी शो करता है। मान लीजिए कि 2 परिवार हैं, एक इंडिया का परिवार और दूसरा पाकिस्तान का परिवार। इंडिया के परिवार के पास एक बड़ा गुल्लक है जिसमें जिसमें 6,88,000 रुपए रखे हुए हैं। अगर अचानक कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि घर के मेंबर की नौकरी चली जाना या कोई बड़ा मेडिकल खर्च, तो इस परिवार के पास इस गुल्लक से पैसे निकालकर सिचुएशन को संभालने की बहुत अच्छी क्षमता है। उनके पास मोर देन इनफ सेविंग्स है, जो उन्हें मुश्किल टाइम में सेफ और प्रोटेक्टेड रखेंगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के परिवार के पास एक छोटा गुल्लक है जिसमें केवल 16,000 रुपए हैं। अगर इस परिवार को भी वैसे ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो उनके पास इस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत कम पैसे हैं। उनकी सेविंग्स बहुत कम है, जिससे उनके लिए फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का सामना करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक इसी तरह एक देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसके गुल्लक की तरह होता है, जिसमें वो फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर, यूरोज और भी अदर करेंसीज रख सकता है या रखता है। जब दुनिया में कुछ फाइनेंशियल उथल पुथल होती है, जैसे कि तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाना, कोई और प्रॉब्लम आ जाना, तो जिन देशों के पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जैसे इंडिया, वे इन झटकों को आसानी से झेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए मोर देन इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन। इंडिया ने पाकिस्तान के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली स्टेबल इन्फ्लेशन रेट बनाए रखे।
2024 में इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन लगभग 4.7% था, जो ग्लोबल एवरेज के करीब है। वहीं पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन में तेज ग्रोथ एक्सपीरियंस की, जो 2024 में 23.4% तक पहुंच गई, जो ग्लोबल एवरेज के 2 गुने से भी ज्यादा है। एवरेज कंज्यूमर प्राइस पर बेस्ड इन्फ्लेशन रेट का डेटा पिछले डिकेड में इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग ट्रेंड शो करता है। इंडिया ने कंपैरेटिवली स्टेबल इन्फ्लेशन का माहौल बनाए रखा। 2015 में 4.9% और 2024 में 4.7% की रेट के साथ, जिसका रिजल्ट ये था कि 10 सालों का एवरेज 4.97% रहा, जो ग्लोबल एवरेज 4.46% से केवल थोड़ा ही ज्यादा है। वर्ल्ड लेवल पर इन्फ्लेशन 2015 में 2.7% से मामूली रूप से बढ़कर 2024 में 5.7% हो गया। वहीं पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन में अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपीरियंस की, जबकि 2015 में ये रेट 4.5% थी और 2024 तक बढ़कर 23.4% हो गई, जिससे 10 सालों की एवरेज इन्फ्लेशन 10.81% रही, जो वर्ल्ड लेवल के फिगर के 2 गुना से भी ज्यादा है। ये पिछले डिकेड में पाकिस्तान की वैल्यूएशन के माहौल में अच्छे खासे स्ट्रेस और अनस्टेबिलिटी को दिखाती है। मान लो कि 2024 में इंडिया में 1 किलो चीनी की एवरेज प्राइस लगभग 40 रुपए थी। इन्फ्लेशन रेट 4.7% होने का मतलब है कि 2025 में उसी 1 किलो चीनी की कीमत में लगभग 1.88 रुपीज यानी 40 रुपए का 4.7% की नॉमिनल ग्रोथ हो सकती है, जिससे वो लगभग 41.88 तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान में 2024 में उसी 1 किलो चीनी की कीमत मान लीजिए कि 80 रुपए थी, लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन रेट 23.4% की थी। इसका मतलब है कि 2025 में उसी 1 किलो चीनी की कीमत में लगभग 18.72 रुपीज यानी 80 का 23.4% की भारी वृद्धि हो सकती है, जिससे वो लगभग 98.72 रुपीज तक पहुंच सकती है। इससे पता चलता है कि इंडिया में कीमतों की बढ़ने की स्पीड पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफी स्लो और ज्यादा स्टेबल रही है। एक स्टेबल इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि लोगों की खरीदने की कैपेसिटी में अचानक और ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आती है, जिससे इकोनॉमी स्टेबल बनी रहती है। वहीं पाकिस्तान में हाई इन्फ्लेशन रेट के कारण लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट और 6 पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, एफडीआई। इंडिया पाकिस्तान की तुलना में काफी ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करता है। इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज जैसे मिसलिनियस एरियाज और इकोनॉमिक पॉलिसीज, इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने की तरफ और भी ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज के कारण फॉरेन इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। मान लीजिए कि 2 कंपनियां हैं, एक अमेरिका में और दूसरी जापान में। वे दोनों साउथ एशिया में एक नया कारखाना बनाने पर विचार कर रही हैं। इंडिया एक मजबूत और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे कि टैक्स में छूट और बहुत आसान नियम। इंडिया में एक बड़ा और स्किल्ड वर्कफोर्स भी है, खासकर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस एरिया में। इसीलिए अमेरिकी और जापानी कंपनियां इंडिया को एक स्टेबल और अट्रैक्टिव जगह के रूप में देखती हैं, जहां वे अपने कारखाने बना सकती हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। सरकार की पॉलिसीज अक्सर बदलती रहती है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर को यह डर लगा रहता है कि उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ नहीं रहने वाले। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी उतनी डाइवर्सिफाई भी नहीं है और कुछ एरियाज में डेवलपमेंट भी धीमा है। इसीलिए अमेरिकी और जापानी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में हिचकिचा सकती हैं, क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा रिस्क और कम प्रॉफिट दिखाई देता है। नेक्स्ट और 7 पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2018 से 2025 तक अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक उल्टी ही तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2018 में कंपैरेटिवली हाई 8.9% पे थी, 2025 तक लगातार घटकर 4.9% हो गई, जो सालों से अच्छे से चल रहे एम्प्लॉयमेंट मार्केट को
पॉइंट आउट करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 2018 में 5.8% पे थी, अब और भी ज्यादा खराब हो गई है, जो 2025 तक बढ़कर 8% हो गई। इंडिया ने 2021 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत डिक्लाइन एक्सपीरियंस किया, वहीं पाकिस्तान ने 2023 में इस रेट में अप ट्रेंड देखा, जो अपनी इकोनॉमी में बढ़ते रोजगार चुनौतियों को दर्शाता है। नेक्स्ट और 8th पॉइंट है ट्रेड डायनामिक्स। इंडिया के पास एक ज्यादा डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट प्रोफाइल है, जिसमें आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स जैसे हाई वैल्यू वाले एरिया शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल और अपैरल्स जैसे एरिया में ज्यादा है। हाल ही में इंडिया ने सुरक्षा चिंताओं के जवाब में पाकिस्तान से सभी एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है, जिससे इंडियन इनपुट पर डिपेंड कई पाकिस्तानी एरियाज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने की उम्मीद है। मान लो कि इंडिया मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर बनाकर और दवाइयां बेचकर दूसरे देशों से पैसा कमाता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है और इनसे अच्छी कमाई होती है। इसके अलावा इंडिया और भी कई तरह के सामान भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि मशीनरी और केमिकल। इसीलिए अगर किसी एक एरिया में थोड़ी कमी आ भी जाती है तो इंडिया के पास कमाई के लिए और भी कई रास्ते खुले रहते हैं। वहीं पाकिस्तान ज्यादातर कपड़े और सिले हुए कपड़ों का प्रोडक्शन बेचता है। अगर किसी कारण से इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है या इनके दाम गिर जाते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट के हिस्से में यही चीजें ज्यादातर शामिल हैं। उनके पास कमाई के उतने अलग अलग ऑप्शंस नहीं हैं जितने इंडिया के पास। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया ने सेफ्टी रीजन से पाकिस्तान से किसी भी तरह का सामान खरीदना बंद कर दिया है। अब पाकिस्तान के कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपना सामान बनाने के लिए इंडिया से कच्चा माल या और कोई दूसरी चीजें खरीदते थे। जैसे कि हो सकता है कि पाकिस्तान की कपड़ा मिलें इंडिया से कुछ खास तरह का धागा मांगती हो, तो जब इंडिया ने इंपोर्ट बंद कर दिया तो इन पाकिस्तानी बिजनेसेस को वो कच्चा माल मिलना बंद हो गया या उन्हें किसी और देश से यही सामान महंगे रेट पर खरीदना पड़ रहा है। इससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और उन्हें नुकसान होगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ मच एन ईवी कैन कॉस्ट यू।